नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के सहारे जेडीयू अपने अध्यक्ष नीतीश कुमार की छवि को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की जुगत में है, खासकर सीमांचल के इलाके में। लेकिन कटिहार के सालमारी में आयोजित कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने टोपी न पहनकर भ्रम की स्थिति को और ज्यादा गहरा कर दिया है। चलाने के लिए सबको साथ लेना होगा, सबको जोड़ना होगा, गले मिलना होगा। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा। पांच साल पहले का नीतीश का यह बयान मुस्लिम टोपी पहनने से मना करने को लेकर नरेंद्र मोदी के लिए नसीहत था। तब नीतीश ने नसीहत देते हुए कहा था कि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलने के लिए कभी टोपी भी पहनना पड़ता है, कभी तिलक भी लगाना पड़ता है। लेकिन नीतीश की नसीहत का असर लगता है उनकी पार्टी के नेता पर ही नहीं नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए। टोपी पहनने से इनकार करने वाले ये हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र यादव। तस्वीर कटिहार की है। मौका था सियासी और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का, जहां मंत्री जी का अभिवादन गमछा उड़ाकर और मुस्लिम टोपी पहनाकर करने की कोशिश की गई। लेकिन नीतीश की नसीहत भुलाकर मंत्री जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। मंच पर बैठे बाकी नेताओं ने टोपी पहनी, लेकिन मंत्री जी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर अब अक़लियत समाज जेडीयू की मंशा पर सवाल उठा रहा है। माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी आए जरूर, लेकिन ना तो वो टोपी पहने ना मैदान के अंदर गए। ये कैसी राजनीति है? बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर जदयू चल रही है। क्या वजह पहने नहीं, वो हाथ में ले लिए, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ये टोपी पहनना अगर नहीं पहनना होता तो जो गमछा दिए वो तो स्वीकार किए और सब लोग उत्साहित हैं मंत्री जी के आने से। लेकिन जबकि आप टोपी पहनाए, मंत्री जी को टोपी पहनने से इनकार किए। इनकार नहीं किए, वो स्वीकार किए, वो हाथ में लिए। दरअसल जेडीयू को डर है कि बीजेपी के साथ दोबारा जाने पर अक़लियत वोट उनसे नाता तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि जेडीयू सियासी और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए अक़लियतों को साधने में जुटा है। चूंकि सीमांचल में मुस्लिम वोटों का दबदबा है, इसलिए कटिहार में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो विभ्रम की स्थिति एक फैलाई गई है कि साहब नीतीश कुमार जो बीजेपी में चले गए हैं, तो वो हम लोगों के हित के विपरीत का निर्णय है। हम लोगों को खतरा इससे है। इस विभ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस आयोजन को किया है कि ऐसी कोई स्थिति है नहीं। जेडीयू अक़लियतों को जोड़ने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है, लेकिन मंत्री जी की टोपी पहनने से मना करने वाली तस्वीर जेडीयू की कोशिश पर पानी फेर सकती है। सवाल ये भी कि नीतीश की टोपी पहनने की नसीहत पार्टी नेताओं पर लागू नहीं होती है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और अब बात करते हैं साग रोटी के। जहां उपेंद्र कुशवाहा की खीर पार्टी के बाद बिहार की सियासत में अब साग रोटी की चर्चा होती है। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी सबकी पार्टी है, इसमें सिर्फ कुशवाहा ही नहीं है, सभी जाति के लोग हैं। इसलिए जेडीयू साग रोटी की समावेशी पार्टी है। आपको बता दें कि करीब 6 घंटे तक कुशवाहा नेताओं की सीएम के साथ बैठक हुई, जिसमें लव कुश समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ कुशवाहा चेतना मंच बनाकर कुशवाहा समाज को जेडीयू के पक्ष में तैयार करने को लेकर रणनीति बनी है। निकाल लीजिए कि ये कुशवाहों की पार्टी नहीं है, और जो लोग भेद करना चाहते हैं उनको भी हम आगाह करना चाहते हैं। ये कुशवाहों की पार्टी है, लव कुश की पार्टी है, ये समावेशी पार्टी है। सभी जाति धर्म के लोग इस पार्टी में हैं और इसके नेता नीतीश कुमार हैं। समावेशी विकास बिहार के अंदर में हो रहा है। किसी को खीर बनाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो साग रोटी है, समावेशी साग रोटी हम लोग खाते हैं, वही चलेगा। और दिल्ली से पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्राइम के सवाल पर कुशवाहा ने ऐसा ताला लगा लिया जैसे बिहार में सब कुछ ठीक हो गया। अब सवाल है कि आखिर कुशवाहा की इस चुप्पी का राज क्या है? क्राइम पर कुशवाहा चुप। AK-47 चल रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, तब भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? अपराध पर उपेंद्र की जुबान बंद। अभी तो हम आ ही रहे हैं पटना दिल्ली से कई रोज के बाद, तो देखते हैं फिर। सहयोगी के सहारे सवाल से किनारा। अरे चौबे जी उधर है, छूट जाएंगे।
अरे चौबे जी उधर छूट जाएंगे भाई। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, AK-47 चल रहा है। अरे अश्विनी कुमार चौबे जी हैं उधर, हम इधर अब निकल जाएंगे, जाइए ना। अब तो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान बंद, सवाल पर सवाल, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुप। पटना एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे ही बदले बदले से नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। पत्रकारों ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लाख सवाल किए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुराकर जवाब टालते रहे। लेकिन 6 दिन पहले इसी अपराध के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते थे, जरा वो भी सुन लीजिए। तो देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो मेरे मन में जो एक भाव आता है, सहसा जो मेरे मुंह से निकला, हे भगवान क्या हो रहा है। सुना आपने, अब तक अपराध को लेकर बिहार सरकार को घेरते रहे। हे भगवान ये क्या हो रहा है कि पुकार लगाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अचानक चुप हो गए। अब सवाल है कि आखिर ये चुप्पी क्यों कुशवाहा की जुबान पर लग गया ताला? क्या बिहार में क्राइम कंट्रोल हो गया? अब क्राइम कंट्रोल हुआ कि नहीं, इसका जवाब तो आप भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी चुप्पी का जवाब सिर्फ कुशवाहा साहब के पास है। हालांकि मुस्कुराहट देखकर तो यही लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की खीर भा गई है। दोनों दलों के बीच सीटों की खिचड़ी पक चुकी है, बस परोसना बाकी है। रहा सवाल क्राइम का, तो वो उसे बीते दिनों की बात मानिए। मान लीजिए कि वो विरोध दिखावा था, विरोध के सहारे ही कुछ और ज्यादा पाने का इशारा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। और 1 अक्टूबर से जेडीयू बिहार के तमाम जिलों में दलित सम्मेलन करने जा रही है। मकसद है दलितों को अपने खेमे में लाना। इसके लिए कई बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन जेडीयू के कवायद पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरसीपी सिंह टीम नंबर 1, श्याम रजक टीम नंबर 2, महेश्वर हजारी टीम नंबर 3, संतोष कुमार निराला टीम नंबर 4, अशोक चौधरी टीम नंबर 5, रमेश ऋषिदेव टीम नंबर 6। यह 6 टीमें हैं जिन्हें दलितों को जेडीयू के पाले में लाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये तमाम नेता बिहार के दलित बहुल इलाके में जाएंगे, जहां दलितों की राय जानेंगे और फिर उन्हें पार्टी में लाने की कवायद करेंगे। जाहिर है दलितों की नाराजगी से एनडीए खेमे में बेचैनी है, जिसको दूर करने की कोशिश जारी है। जेडीयू की टीमें 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाएंगी। जनता दल यू और हमारे मुख्यमंत्री वोट की राजनीति नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास। और इस राज्य में सभी वर्गों के लिए योजनाएं भी बनी हैं, उस योजनाओं के लिए राशि भी हुई है और उस राशि के साथ उसकी समीक्षा भी होती रहती है, और उस पर अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके लिए अंकुश भी लगाने के लिए कानून बनाया जाता है। जाहिर है नाराजगी दूर करना और पाले में लाना जेडीयू नेताओं के लिए मुश्किल भरा काम है, लेकिन इसके लिए जेडीयू ने कुछ मुद्दे चुने हैं जिन्हें दलितों तक पहुंचाना है। दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा, SC/ST एक्ट पर केंद्र सरकार का फैसला, SC/ST के प्रतियोगी छात्रों के लिए मदद, हॉस्टल में राशन और प्रतिमाह राशि देने का मुद्दा, साथ ही ठेकेदारी में दलितों के लिए आरक्षण, दलित उद्योगपतियों को आर्थिक मदद का मुद्दा। लेकिन जेडीयू के इस कवायद पर विरोधी हमला बोलने के साथ साथ उसकी मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। का मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ कीजिएगा, तभी ना आप मीटिंग कीजिएगा और उनको कहिएगा कि हमको हमारे पक्ष में वोट दो। तो कोई चीज़ तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के पक्ष में कोई किए हैं। वैसे तो राजनीति में हर पार्टी मुद्दों के आधार पर वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, लेकिन जेडीयू की टीमों को इस काम में कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला समय बताएगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने निशाने पर लिया। मंत्री ने पीएम मोदी की तुलना आसमान से की और राहुल गांधी को आसमान पर ना थूकने की नसीहत दी है। मंत्री ने कहा कि आसमान पर थूकने से पहले अपने सिर पर कोई पर्दा रख लेना चाहिए। देश के अंदर में
थूक फेंकने वाले को चाहिए कि वो अपने माथा को देखे कि थूक कहाँ गिरेगा। आकाश है, नरेंद्र भाई मोदी गगन के रूप में गगनागरम, गगन का आकार गगन के जैसा। थूक फेंकने के पहले अपने सर को देखो कि थूक कहाँ गिरेगा। यानी कि राहुल गांधी अपने सर को देखेंगे। अब जो देखना हो देखो। इधर कैमूर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की हुंकार सभा में अभिनेता सह सांसद मनोज तिवारी को सवर्ण सेना ने काला झंडा दिखाया और विरोध में मनोज तिवारी वापस जाओ के नारे भी लगाए। सवर्ण सेना ने SC/ST एक्ट के विरोध में काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की, तो वहीं मनोज तिवारी ने 2019 में बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए, ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है और 2019 में नरेंद्र मोदी जी की जो शानदार वापसी होने जा रही है वापस, उससे खानदानी चोरों के पेट में दर्द है। तो खानदानी चोरों का वो 4-5 लोग, वो लोग भाड़ा के लोगों को काला झंडा लेके भेजे हैं, वो भी सब झंडा दबा दबा के प्रणामे कर रहे। मनोज भैया प्रणाम, क्षमा करिएगा, लेकिन काला झंडा तो वो में कांग्रेस का ये सब 70.5% लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं जिला के, और वो दिल्ली से उनको स्पेशली प्रधानमंत्री भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर यहाँ भेजा गया था कि जा करके आप सब उन लोगों को मनाइए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हमने इस विरोध किया कि मनोज तिवारी, तुम जब पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा था तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? ताली बजा रहा था तो तू हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? और मनोज तिवारी ही नहीं, भाजपा का जो भी ऐसा नेता आएगा जो सरकार में या किसी अन्य दल का सांसद आएगा जो सवर्ण क्लास या पिछड़ा क्लास का होगा, उसका हम विरोध करेंगे। इधर सासाराम में भी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा। सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने यहां भी उनको काला झंडा दिखाया। मनोज तिवारी का विरोध किया गया। मनोज तिवारी बाल विकास मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। इधर बिहार टूरिज्म की ओर से छात्र संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दरअसल टूरिज्म विभाग की ओर से युवाओं में लक्ष्य निर्धारण के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य के साथ उनकी सोच को समझने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर के बाद पटना में किया गया। मौके पर पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार के अलावा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ जदयू नेता श्याम रजक और बीजेपी नेता देवेश ठाकुर भी मौजूद थे। मैं भी आप ही की तरह एक छात्र सांसद से निकलकर छात्र जीवन की राजनीति से चलकर और उस छात्र आंदोलन की लड़ाई में अपनी शिरकत कर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में EIR 69 नीसा को झेलकर और इस मुकाम पर मैं खड़ा हूं। और उन चुनौतियों से यदि कोई लड़ सकता है तो वह हमारे राज्य का, हमारे देश का नौजवान ही लड़ सकता है, युवा ही लड़ सकते हैं। और कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये ऐसे ही कोई कहावत नहीं कही गई। इधर NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की टीम 4 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुकी है। आयोग की टीम 1 और 2 अक्टूबर को शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ, जबकि 3 अक्टूबर को बिहार सरकार की ओर से दिए जाने वाले ज्ञापन पर विस्तार से चर्चा करेगी। 3 अक्टूबर को ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वित्त आयोग की टीम मुलाकात करेगी। 4 अक्टूबर को वित्त आयोग उद्योग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाली है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ाने की मांग 15वें वित्त आयोग से करेगी। तो 15वां वित्त आयोग की जो टीम है वो बिहार आ गई है और बिहार आने के बाद कहा जा रहा है कि कई अलग अलग बैठकों के जरिए तमाम लोगों से वो बातचीत करेगी। बताया जा रहा है कि 1 और 2 अक्टूबर को शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ, जबकि 3 अक्टूबर को बिहार सरकार की ओर से जो ज्ञापन मिलेगा उस पर चर्चा होगी। 3 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी। 4 अक्टूबर को वित्त आयोग उद्योग व्यवसाय से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे।
इधर बिहार में कांग्रेस बीजेपी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कांग्रेस ने अपने नेताओं की जाति बताई, जिसके जवाब में बीजेपी ने अपने नेताओं की राष्ट्रीयता बताई और अब कांग्रेस ने उसके जवाब में अपने नेताओं का धर्म बताया है। पटना के चौराहे पर लगे पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रूपेश ने। बिहार में कांग्रेस और भाजपा के बीच शुरू हुआ पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की राजधानी पटना के कई चौराहों पर फिर से एक पोस्टर होर्डिंग लगाया है, जिसमें अपने तमाम बड़े नेताओं को भारतीय बताया है और उनका धर्म बतलाया है। यानी कि जहां कांग्रेस ने इसके पहले जात पर कार्ड खेला था, इस बार धर्म का जाल फैलाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पंडित ही हैं और इस होर्डिंग में बाजाप्ता लिखा गया है पंडित श्री राहुल गांधी, पंडित श्री राहुल गांधी। और सोनिया गांधी भी भारतीय हिंदू हैं, हिंदू हो गई हैं, लेकिन ये बात दिगर है कि जो हिंदू है, यानी कि जिसने ये पोस्टर लगाया है, उसने खुद को भी सिद्धार्थ क्षत्रिय हैं। इन्होंने भी अपने आप को भारतीय हिंदू कहा है। आप कैसे हिंदू हैं? आपको तो हिंदू लिखना भी नहीं आता है। अभी पूरे बिहार में इसको लेकर के तमाम चर्चा चली। आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कह दिया कि वो कांग्रेसी हैं नहीं हैं। इस बार फिर पहले जात और अब धर्म। देखिए, हमारे पार्टी जाति धर्म में कभी विश्वास नहीं किया और जाति धर्म के राजनीति न हम लोग को सीखी। इसके पहले कांग्रेस ने अपने नेताओं की जात बताई थी, इस बार धर्म बताई है। धर्म में ज़्यादातर लोगों को हिंदू बताया गया है। अब ये बात दिगर है कि क्षत्रिय हिंदू को हिंदू लिखना नहीं आया है। कैमरामैन मनोज के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गया से एक बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना चंदौती थाना के भगवानपुर गांव के पास के, जहां बेकाबू पिकअप ने 2 बाइक को रौंद दिया। इनमें से एक बाइक पर सवार दंपत्ति की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे बाइक पर सवार पिता पुत्र ने भी दम तोड़ दिया। मृतक दंपत्ति की पहचान गया के डेल्हा निवासी देवनंदन कुमार और लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। वहीं दोनों शिक्षक हैं, ये बताया जा रहा है। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर नाराज लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया। उसमें आज इनका छुट्टी था, हस्बैंड साहब का, उनको भी टीचर है, ये भी टीचर हैं, दोनों टीचर हैं। और ये लाने के लिए आज संडे था, तो सोचे कि दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, दोनों साथ ही चला गए। आज उन्हीं घर भी पड़ता है देवना, भाई जी देवना चले गए, उधर से स्कूल से उठाए पत्नी का और लेके आ ही रहे थे कि इधर से गाड़ी जा रहा था। और उसके बाद मुंगेर के बरदा और उसके आसपास के इलाकों में अब भी पुलिस AK-47 की तलाश में लगी हुई है। शनिवार को बरदा गांव से पुलिस ने कुएं से AK-47 के कुछ पार्ट्स बरामद किए, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कहां है तस्करी कर लाए गए बाकी AK-47। मुंगेर में अब भी AK-47 की तलाश। अब तक 20 AK-47 बरामद, लेकिन बड़ा सवाल कहां है बाकी बचे तस्करी के हथियार। लगभग 45 से 50 वेपन अभी भी यहाँ के निकले हुए वहां पर हैं। ये किनके पास हैं और कौन लोग इनको यूज कर रहे हैं, किस इरादे से यूज कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो हमारे लिए चैलेंज है। जी हां, यही तो बड़ा सवाल है। जबलपुर से तस्करी कर मुंगेर लाए गए बाकी के AK-47 कहां है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मुंगेर पुलिस बरदा गांव और उसके आसपास के इलाकों में कुओं का पानी छान रही है, जमीन से मिट्टी खोद रही है। शनिवार को कुछ पार्ट्स जरूर मिले, लेकिन हथियारों तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंच सके। लेकिन मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सीनियर स्टोर मैनेजर सुरेश ठाकुर AK-47 के सीरियल नंबर पर फेविक्विक लगाकर पेंट कर देता था, जिसकी जांच के लिए जबलपुर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मुंगेर आएगी। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि जो हथियार वेपन्स मुंगेर में पकड़े गए हैं, उसका जो आर्सिलर नंबर है जिसपे उसने फेविक्विक लगा के और पेंट कर दिया था, उसको हम अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट से ले जाकर, FSL एक्सपर्ट से ले जाकर उसको प्रॉपर तरीके से चिन्हित कर लें और उसके बाद उसको मैचिंग करवाएं यहाँ के स्टॉक रजिस्टर से। जबलपुर पुलिस को यह भी शक है कि कुछ और लोग हैं जो RSSD से AK-47 गायब करने में सुरेश ठाकुर की मदद करते थे। सुरेश ठाकुर के अलावा और कौन से लोग हैं
जो RSSD से उनको निकालने में मदद करते हैं। 2-3 नाम आए हैं, हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे हम वेरीफाई हो जाएंगे और साक्ष्य हमको मिलेगा, हम निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। हम उनको भी गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ करेंगे। इधर बिहार में मौत के हथियारों की तलाश और उधर जबलपुर में तस्करी के तार के कोड को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। तेलंगाना पुलिस पूछताछ कर चुकी है और अब मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम भी जबलपुर पहुंच चुकी है। देखते हैं इन AK-47 की नली से और कितने राज बाहर निकलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण और जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।